एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोग हमेशा अपने क्लास की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं। सो हियर इज द थॉट ऑफ द डे। हार्डशिप्स ऑफन प्रिपेयर ऑर्डिनरी पीपल फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनी। जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, और ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, वी कैन से दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, बट एवरीवन हैव देयर ओन प्रॉब्लम। तो जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, देन वी थिंक यार ये मेरी लाइफ को गड़बड़ करने आए हैं, मेस्ट करने आए हैं, बट ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो हमारा माइंडसेट कैसा है, ये डिसाइड करता है कि हमारी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हैं, वो हमारी लाइफ को खराब करेंगी या वो हमारे को इवॉल्व करेंगी। तो अगर हम प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम की तरह ना देख करके हम ये सोचें कि ये प्रॉब्लम आई है हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें एक बेटर पर्सन में चेंज करने के लिए, देन ऑफ कोर्स हम इवॉल्व होंगे, एक बेटर पर्सन में एक बेटर पर्सन बन पाएंगे। सो प्रॉब्लम्स आर नेसेसरी, हमारी लाइफ का एक पार्ट है। अगर ये ना हो तो शायद हम लोग इवॉल्व नहीं करें। सो प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स, टेक देम एज एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपने आप को उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके इवॉल्व करो। So this is the thought of the day, and now let's start our class. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, रिप्रोडक्शन टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। एंड वी आर गोइंग टू डील विद अनदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो क्या हमने पढ़ा था? सबसे पहला हमने पढ़ा था कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द होल ऑर्गेनिज्म, और वी कैन से अ सिंगल पैरेंट, बट होल सिंगल पैरेंट इज रिक्वायर्ड। सो in asexual mode of reproduction, single parent is required. Single parent is also required in vegetative mode of reproduction, but in vegetative mode of reproduction only part of a single parent is used. But in asexual mode of reproduction, whole parent is used in this process. Okay, so in asexual mode of reproduction, single parent is required. The another thing of asexual mode of reproduction is it is found in plants and animals both. But the thing is, in human, it is not found. Okay, so asexual mode of reproduction is of 5 types. Basically, it is of 5 type. You can say asexual mode of reproduction बहुत तरीके के होते हैं. अगर हम लोग सारी बुक्स को रेफर करेंगे, then around you will find 15 to 16 ways जिससे asexual mode of reproduction होता है. But in generally, if we go for the basic mode of asexual reproduction, then there are 5 modes of asexual reproduction. So asexual modes of reproduction are of 5 types. The first one is fission. The second one is budding. The third one is spore formation. The next is bigemule. These two are almost similar, but we will study both of them separately. Okay? The next is fragmentation. And the last one is regeneration. So here are 6 types of reproduction. The first is fission. The second one is budding. The third one is spore formation. The fourth is gemule formation. The fifth is fragmentation, and the sixth and the last one is regeneration. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से अपने, विच इज फिजन. अच्छा, 2 टर्म्स होते हैं जो बिल्कुल सिमिलर लगते हैं. एक होता है फिजन और दूसरा होता है फ्यूजन. दोनों देखने में सिमिलर लगते हैं, प्रोनाउंसिएशन में भी कभी कभी धोखा हो जाता है, बट दे बोथ आर डिफरेंट. फिजन मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब ब्रेक होना, और फ्यूजन का मतलब होता है कि जुड़ना, ठीक, कंबाइन होना.
तो अगर हम कहते हैं कि दो चीजों को हमने कंबाइन कर दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने सोडियम एंड मरकरी को जोड़ करके अमलगम बना दिया, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा किसका एग्जाम्पल, फ्यूजन का। ये दोनों फ्यूज हो रहा है। जबकि हम कह दें कि हाइड्रोजन को हमने हाइड्रोजन गैस को तोड़ दिया दो हाइड्रोजन एटम्स में, तो ये हमारा एग्जाम्पल है फिजन का। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, फिजन हो रहा है, और यहाँ पे सोडियम एंड अमलगम आपस में फ्यूज हो रहे हैं। तो फिजन मतलब टूटना एंड फ्यूजन मतलब जुड़ना। अच्छा, तो फिजन जो होता है दैट इज ऑफ टू टाइप, दो तरीके का फ्यूजन देखने को मिलता है हमें, सॉरी नॉट फ्यूजन, फिजन। द फर्स्ट वन इज binary fission, and the another one is multiple fission। अच्छा, दोनों ही फिजन, ये वाला जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये पाया जाता है किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर सॉरी ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है हमारा फिजन, ठीक। अब होता क्या है बाइनरी में एंड मल्टीपल फिजन में, बाइनरी का मतलब होता है दो और मल्टीपल का मतलब होता है मेनी, ठीक। तो बाइनरी मतलब है दो, यानी कि क्या होगा, हमारा जो न्यूक्लियस है, अच्छा यूनिसेलुलर में है तो मान लिया एक ये तुम्हारा यूनिसेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म है, ये उसकी सेल और ये उसका न्यूक्लियस। अब क्या होगा, सबसे पहले जो सेल होते, जो न्यूक्लियस होता है ये तुम्हारा लंबा होना शुरू होता, ठीक, अभी सेल एक ही है और लंबा होगा। जब ये सेल लंबा लंबा होना शुरू होगा तो धीरे धीरे ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू होगा, और एक टाइम आएगा जब ये न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब क्या होता है, अब सेल में इधर और इधर से प्रेशर बढ़ता है जिसकी वजह से सेल कुछ इस तरीके से हो जाती है, और फिर धीरे धीरे जाके ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक। तो एक सेल से हमारे पास दो सेल्स बन गई, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बाइनरी फिजन, यानी कि न्यूक्लियस जो था, एक न्यूक्लियस वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, या एक सेल दो पार्ट्स में, दो सेल्स में डिवाइड हो गई, दैट इज अ बाइनरी फिजन। अब यहीं पे अगर एक सेल थी और उसके अंदर एक न्यूक्लियस था और ये न्यूक्लियस लोब्ड होना शुरू हो जाए, मतलब ये न्यूक्लियस कुछ ऐसा होना शुरू हो जाए इस तरीके से, ठीक, और उसके बाद क्या हो, ये न्यूक्लियस कई पार्ट्स में, कई न्यूक्लियसेस में टूट जाए, और फिर हर न्यूक्लियस अपना अपना साइटोप्लाज्म लेकर के अलग हो जाए। तो इस तरीके का जो डिविजन होता है उसे बोला जाता है मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन में एक सेल से दो सेल्स बनी, देखो ये एक सेल, और इस एक सेल से हमारी लास्ट में दो सेल्स बन गई। और मल्टीपल फिजन में क्या हुआ कि इसमें देखो एक सेल और एक सेल से बाद में कई सारी सेल्स बन गई, तो इसे हमने बोला मल्टीपल फिजन। आई होप फिजन क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो बाइनरी फिजन होता है ये किस में पाया जाता है। बाइनरी फिजन जो बहुत कॉमन है वो पाया जाता है अमीबा में, ठीक। और मल्टीपल फिजन जो होता है वो प्लैंक्टोमाइसीज में पाया जाता है, प्लैंक्टो, एक सेकेंड, प्लैंक्टोमाइसीज में पाया जाता है हमारे मल्टीपल फिजन। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया फिजन। अब दूसरी हम जो बात करेंगे वो होगा बडिंग। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा कि फिजन जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में है, बडिंग जो होता है ये हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा मान लेते हैं कि एक कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक, इसमें कई सारी सेल्स हैं, हम पूरा बाद में डिटेल नहीं दिखाएंगे, अभी देख लेते हैं कि ये बहुत सारी ये सेल्स हैं, ठीक। अब क्या होगा, इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ऊपर छोटी सी बड निकलेगी, ये कई सारी सेल्स इसके अंदर, और उसके ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है, ये क्या हो गई, बड हो गई, ठीक। जैसे ही बड निकलती है ये धीरे धीरे बड जो होती है ये ग्रो करना शुरू होती है और एक बड़ी बड में डिवाइड होती है, ठीक। ये बड़ी बड जब हो गई, थोड़ी सी मैच्योर हो गई, तो ये क्या होती है, मेन पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती, ठीक। और क्या होता है, ये मेन पेरेंट बॉडी से अलग हो गई एकदम, और उसके बाद क्या करेगी, बाहर जा करके ये अलग हो गई, अब ये मैच्योरेशन स्टार्ट कर देगी, मैच्योर होना शुरू कर देगी,
मैच्योरेशन स्टार्ट, और मैच्योरेशन स्टार्ट करके ये धीरे धीरे ये भी बड़ी हो जाएगी और अपने ही पैरेंट जैसी हो जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, देखो एक बेसिक डिफरेंस होता है फिजन में और बडिंग में। फिजन में क्या हो रहा था कि एक पेरेंट ही जो था वो दो सेल्स में बट गया, एक पेरेंट दो सेल्स में बट गया, या एक पेरेंट चार सेल्स में या पांच सेल्स में, मल्टीपल सेल्स में बट गया। मतलब पेरेंट जो था उसकी डेथ नहीं हुई, वही डिवाइड करके दो डिफरेंट डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गया। पर अगर हम बात करें बाइनरी फिजन में, तो ये इसमें पेरेंट है, पेरेंट से बड निकली, बड़ी हुई और फिर वो मेन पेरेंट से अलग हो गई, ये पेरेंट सेल है, और ये तुम्हारा डॉटर सेल है, डॉटर सेल। तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जो पेरेंट है वो डेड कर जाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी से डॉटर सेल निकलती जा रही है, अब ये ओल्ड भी तो होगा, ये ओल्ड होगा और ये डेड करेगा बाद में जाके। ठीक, तो इसमें मेन पेरेंट जो है वो तुम्हारा मर गया कुछ टाइम के बाद, लेकिन ऊपर पहले जो हमने पढ़ा था फिजन, उसमें हमने पढ़ा कि उसमें मेन पेरेंट जो होता है उसका डेड नहीं होता, वो बल्कि दो पार्ट्स में ही डिवाइड हो जा रहा है। ठीक, तो बडिंग में क्या हो रहा है कि बाद में एक डॉटर सेल बनती है और एक पेरेंट रह जाता है, डॉटर सेल ग्रो करके मेच्योर होती है और फिर डॉटर सेल से बर्ड निकलना शुरू होगी, जबकि जो पेरेंट रह गया था वो ओल्ड होकर के डेड हो जाएगा। सो दिस इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज बर्डिंग, और बर्डिंग इज वेरी कॉमन इज इन हाइड्रा। एग्जाम्पल बर्डिंग का क्या है, हाइड्रा है। नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, जो कि हमारा होता है स्पोर फॉर्मेशन। थर्ड इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन एंड जेम्यूल में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, एक छोटा सा डिफरेंस होता है एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो पहले हम स्पोर फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर हम जेम्यूल पढ़ेंगे। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है ये भी किस में होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर हम बहुत स्पेसिफाइड बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन सा, फंजाई में पाया जाता है। तो सर्कुलर पाथ पे दिखाते हैं। चलो, मान लिया ये कोई सरफेस है, उस पे कहीं से कोई एक स्पोर आया है, कहीं से, अभी हमको नहीं पता कहाँ से आया, अभी मान लेते हैं कहीं से आ गया स्पोर। अब क्या होता है, ये स्पोर इस सरफेस पे जर्मिनेट करता है, इस सरफेस के ऊपर ये थोड़ा सा जर्मिनेट कर गया, जर्मिनेशन करके ये जर्मिनेट होकर और बड़ा होगा, तो ये मान लिया तुम्हारा थोड़ा सा और बड़ा हो गया। ठीक, अब क्या होता है, ये जो बड़ा हुआ पोर्शन है ये इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक, तो साइटोप्लाज्म क्या करता है कि ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करता है और ऊपर की तरफ स्वेल हो जाता है, ये क्या हो गया, स्वेल साइटोप्लाज्म। स्वेल साइटोप्लाज्म का मतलब हो गया कि साइटोप्लाज्म ऊपर की तरफ चढ़ा और वो स्वेल हो गया। फिर इसी के अंदर, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, बहुत सारे, अच्छा साइटोप्लाज्म है तो न्यूक्लियस भी होगा। ठीक, और न्यूक्लियस क्या करता है, डिवाइड करता है और बहुत सारे न्यूक्लियस और बना लेता है। इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेता है, और हर न्यूक्लियस क्या करता है, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म देख करके, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था मल्टीपल फिजन में, वैसे ही इससे होता है कि हर न्यूक्लियस क्या करता है, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेकर के अलग हो जाता है और क्या बना देता है, सॉरी, स्पोर बना देता है। ये बन गए स्पोर, और जिसमें बनते हैं, जिसके कंटेनर के अंदर बनते हैं, जिस जगह पे बनते हैं, उसे बोला जाता है स्पोरेंजिया। ठीक, और फिर क्या होता है, जब ये स्पोरेंजिया फटती है तो क्या होता है, वापस से जो स्पोर्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और यही स्पोर जो था तुम्हारा इस पे आ गया था। ठीक, तो क्या होता है, ये पूरी एक प्रोसेस लाइफ साइकिल की तरह चलता रहता है। ठीक, अच्छा, तो स्पोर फॉर्मेशन क्या हुआ, हमने देखा कि कहीं से एक पोर आया, और यही प्रोसेस होती है ब्रेड पे। ब्रेड को देखा होगा कि अगर ब्रेड के एक पोर्शन पे, ठीक है, ये ब्रेड है, इसके एक पोर्शन पे फंगस लगा है और इस ब्रेड को तुम छोड़ दो, मतलब इसको हटाओ नहीं, इसको रखो, ऑब्जर्व करो, तो थोड़े दिन के बाद यही स्पोर जर्मिनेट करेगा, ऐसे करके बड़ा बनाएगा, इसके अंदर स्पोर्स डेवलप होंगे, स्पोर फटेंगे और बाहर आएंगे, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी ब्रेड जो है वो काली हो जाती है, स्पोर फंगस लग जाता है उस पर, बिकॉज ये स्पोर फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू ब्रेड पे चल रही है। अब एक से स्पोर कहीं और पहुंचा, फिर वहां से कहीं और पहुंचा, और धीरे धीरे पूरा पूरा ब्रेड का पैकेट खराब हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस पूरा का पूरा हमारा ब्रेड का पैकेट खराब हो जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि अगर ब्रेड के पैकेट में एक ही ब्रेड खराब है तो हमें उस पूरे ब्रेड के पैकेट को हटा देना चाहिए, बिकॉज उसमें पूरे ब्रेड के पैकेट में स्पोर्स फैल चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब थर्ड के बाद नेक्स्ट फोर्थ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जो कि हमारा होता है बाई जेम्यूल्स। जेम्यूल्स क्या होता है, ये भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही होता है,
मल्टी सेलुलर में, और ये भी फंजाई में ही होता है, फंजाई में ही बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बस इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होती है कि बाइजेम्यूल जो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन केवल तभी होता है जब हमारा जो सराउंडिंग होती है या एनवायरनमेंट होता है वो एडवर्स होता है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, कोई स्ट्रेस्ड कंडीशन होती तभी होता है। स्ट्रेस्ड कंडीशन, स्ट्रेस्ड कंडीशन में होता है। स्ट्रेस कंडीशन यानी कि मान लेते हैं फंजाई है जिस जगह पे ग्रो कर रहा है वहां पे अचानक से ड्राउट की कंडीशन आ गई या फिर फ्लड की कंडीशन आ गई, तो ऐसी कंडीशन में जो फंजाई होता है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, मान लेते हैं ये फंजाई है, ठीक, इसमें कई सारी सेल्स थी, पूरा फंजाई था, ठीक है, अब हम सेल्स को नहीं दिखा रहे हैं, कंसीडर करना है ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या करता है, ये अपनी चलो दिखाई देते हैं, ये सेल्स थी, दो चार तो दिखाते हैं, ठीक, ये सेल क्या करती हैं, सारी सेल्स अपने चारों तरफ, अभी फंजाई के अंदर ही ऐसे, ठीक, अपने चारों तरफ क्या करती हैं, एक मोटी लेयर बना लेती हैं, मोटी सी, ठीक, ये वाली जो लेयर होती है इसका काम क्या होता है, ये इसको बोला जाता है सिस्ट, ठीक, ये लेयर क्या करती है, ये तुम्हारे फंजाई को एडवर्स कंडीशन में प्रोटेक्ट करती है, ऐसे ऐसे करके सारी तुम्हारी सेल्स बन गई और ये फंजाई का ये गायब हो गया, ऊपर का ये जो पोर्शन था पूरा ऐसे, ठीक, तो ये क्या होते हैं, ये जेम्यूल्स बन जाते हैं और ये कितना भी खराब एनवायरनमेंट हो, स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट हो, ये सर्वाइव कर जाते हैं। और जब कंडीशन ये जो बाहर है इसको बोला जाता है सिस्ट, और जब बाहर कंडीशन जो होती है वो ठीक हो जाती है, डाउट की कंडीशन या फ्लड कंडीशन जो है वो खत्म हो जाती है, तो वापस से ये जो सिस्ट है ये हट जाता है और फंजाई ये जो छोटे छोटे ऐसे करके सेल्स बाहर आ जाते हैं और हर एक सेल जो होती है वो एक नए फंजाई को प्रॉपर जो है बना देती है। तो इस तरीके से हमारा होता है जेम्यूल फॉर्मेशन के जरिए एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज फिफ्थ वन इज फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में, फ्रेगमेंटेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारा ये भी किसमें होगा, पहली बात मल्टी सेलुलर में होगा, ठीक, और मल्टी सेलुलर में बेसिकली ये पाया जाता है एल्गी में। अब होता क्या है कि इसमें मान लेते हैं ये तुम्हारी एक कोई एल्गी है, मल्टी सेलुलर एल्गी, कई सारी सेल्स हैं उसमें। अब हमने क्या किया, हमने इसको इस एल्गी को उठाया और हमने इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया, एक सेकेंड, दो पार्ट्स में तोड़ दिया और इन दोनों पार्ट्स को उठा करके अलग अलग जगह फेंक दिया। हमारे पास एक एल्गी थी मल्टी सेलुलर एल्गी, उसको हमने क्या किया, उसका जो एक थ्रेड था इतना बड़ा सा हमने उसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया और तोड़ करके दोनों को अलग अलग जगह पानी में फेंक दिया। एल्गी जो होती है वो पानी में ग्रो करती है, ठीक है, मतलब मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो करती है, जिसे हम लोग काई बोलते हैं, जो घर पे चिपक जाती है बरसात वगैरह के टाइम पे, तो दैट इज एल्गी। तो क्या होता है कि जब भी हमने एल्गी मेरे पास दिखी हमको, हमने उसे दो पार्ट्स में तोड़ा और फेंक दिया अलग अलग जगह, तो क्या होगा, ये दोनों ही पार्ट्स जा करके एक पूरे पूरे नए स्टैंड के एल्गी के नए स्टैंड को बना देते हैं वापस से। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन, पूरा का पूरा नया स्टैंड फिर से बन जाता है, मरता नहीं है, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, सोच के ऐसा लग रहा होगा ना कि बाइनरी फिजन से क्यों नहीं हो रहा था, बाइनरी फिजन में एक ही पेरेंट था और वो पेरेंट दो जो है डॉटर में डिवाइड हो रहा था, इसमें भी वही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो बाइनरी फिजन था दैट वाज किस में हो रहा था, यूनिसेलुलर में, या मल्टीपल फिजन की बात करें तो वो भी किस में था, यूनिसेलुलर में था, जबकि फ्रेगमेंटेशन जो होता है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन के बाद, नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन, रीजनरेशन जो होता है ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। अच्छा, रीजनरेशन को हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली अपने घरों में भी देखते हैं, जो लिजर्ट होती है वो क्या करती है, उसकी अगर टेल कट जाती है तो उसकी पूरी की पूरी वापस से टेल बन जाती है ना, तो क्या होता है, रीजनरेशन की कैपेबिलिटी जो होती है वो कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, सॉरी लोअर में तो पाई जाती है, कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स में भी पाई जाती है, जैसे लिजर्ट वगैरह में। और अगर पूछा जाए मैक्सिमम कैपेबिलिटी ऑफ रीजनरेशन किस में पाई जाती है, अब तक का किस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, तो दैट इज प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो होता है वो समथिंग कुछ इस तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है, एक सेकेंड, जादू जैसा दिखता है। और ये प्लेनेरिया जो होता है, इस प्लेनेरिया के तुम बॉडी को कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर दो, वो उस हर एक पार्ट से नया प्लेनेरिया जो है बन जाता है। तो इस वजह से प्लेनेरिया में मैक्सिमम रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है। तो मैं इस प्लेनेरिया के 10 पार्ट में डिवाइड कर दूं, 10 पार्ट से 10 नए प्लेनेरिया बन जाएंगे। सो इसलिए रीजनरेशन की मैक्सिमम कैपेबिलिटी प्लेनेरिया में पाई जाती है। इसके अलावा जो होता है रीजनरेशन हम लोग लिजर्ड वगैरह में भी देखते हैं,
होता क्या है कि इसकी बॉडी को हमने रीजनरेशन का मतलब ये रीजनरेट होना, कोई चीज तुमने हटा दी वो फिर से बन जाए। ठीक, तो ये था हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट मी इन सेक्शन। और